तो बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। आप पहले भी हाइट एंड डिस्टेंस को करने के लिए काफ़ी सारे अभ्यास कर चुके हैं, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल्स वाले क्वेश्चंस किए होंगे। तो स्टैंडर्ड एंगल्स बच्चों अगर आपको अब याद हो चुके हैं, तो स्टैंडर्ड एंगल्स को याद करने के लिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होगा कि उसको करते समय काफी सारे स्टैंडर्ड्स एंगल्स यूज होते हैं, जिसमें 45 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री बहुत ही कॉमन एंगल्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल आईसीएससी बोर्ड एमएल अग्रवाल से स्टार्ट जरूर करते हैं। लेकिन एक बार हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ज़्यादा टाइम अब नहीं लेंगे, हम जल्दी से स्क्रीन आपकी शेयर कर देंगे आपके साथ, और फिर हम लोग स्क्रीन को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स को पीडीएफ फाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों मैंने अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। अब मैं धीरे धीरे आपके साथ कंटिन्यू करता चला जाऊंगा, इसी के साथ आपको हमारे क्वेश्चंस भी कॉपी करके लगातार करने होंगे। ये बच्चों मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है, और आपके साथ जो है ये एक्सरसाइज 20 है। और जिन बच्चों के पास बुक्स होंगी, बस क्वेश्चंस का ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस वही होंगे बच्चों। तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, सबसे लास्ट में वो दिया जाता है करने के लिए। 80 मार्क्स के पेपर में ये 5 नंबर का क्वेश्चन अमूमन आता है करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ से आपको करने के लिए जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से दिया जाता है। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो सारे बच्चों को सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल्स एक बार हमको रिव्यू कराने पड़ेंगे। तो बताइए जल्दी से स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं। चलिए स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स, या सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए हाइट एंड डिस्टेंस। ये बच्चों आपकी सेंट्रल हेडिंग हो जाएंगी। और सेंट्रल हेडिंग डालने के बाद आपको यहीं से कंटिन्यू करनी है क्लास धीरे धीरे करके। क्लास 10th, ठीक है, आईसीएससी बोर्ड। ये बच्चों इस तरह से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने आपको पहले भी याद करना सिखाए हैं, हम लोग दोबारा एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि काफी बार मैं आपको स्टैंडर्ड एंगल्स बता चुका हूँ। तो स्टैंडर्ड एंगल्स को मैंने आपसे कहा था 10 से 12 बार लिखना पड़ता है तो ये याद हो जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा काम किया होगा तो वो आपको याद हो गए होंगे, और अगर अब तक नहीं किया है तो अभी दोबारा फिर से कर लीजिए। तो बच्चों स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है साइन थीटा, ठीक है। और आप हमको बताएंगे कि भाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, बताओ बेटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। कोसेक। कॉसेक थीटा। तो बच्चों यहाँ पे कॉसेक थीटा मैंने लिख दिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वाला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा। तो जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में कॉस थीटा लिखिए और हमको जल्दी से बता दीजिए कि भाई कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। बताओ बेटा। सेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बच्चों होता है सेक थीटा। फिर बच्चों हम लोग टेन थीटा लिखते हैं, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट कॉट थीटा। थीटा। चलिए बच्चों अब सारे एंगल्स पे हम लोग धीरे धीरे याद करते चले जाते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको थीटा बराबर 0 डालना है। तो बताइए साइन 0 क्या होता है, जीरो। 0। कॉस 0, वन। 1। टेन 0, इन्फिनिट। 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि 0 का रेसिप्रोकल आप यहाँ पे लिखेंगे, और 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0 हुआ, या एनी रियल नंबर अपॉन 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, तो उसको आप इन्फिनिटी लिखेंगे। 1 का रेसिप्रोकल बच्चों 1 ही होता है, फिर से 0 का रेसिप्रोकल आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल आएगा तो वो 0 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल होगा तो वो अनडिफाइंड होगा, उसको हम लोग बच्चों इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप टेबल को जल्दी से बताइए बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 30 पे साइन 30 बेटा, 1/2। कॉस 30 2/1 मतलब 2। √3/2।
साइन 10 30। रूट थ्री। अच्छा बच्चों, मैंने काफी बार बताया है कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं आराम से, तो टेन थीटा को निकालने के लिए साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया करिए। तो जैसे ही आप 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 बन जाएगा। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो बच्चों 10 30 होता है 1/√3। फिर बच्चों थीटा बराबर क्या आएगा? 45। बताइए साइन 45 क्या होता है? रूट टू। 1/√2। कॉस 45 बच्चों क्या होता है? रूट टू। 1/√2। और 10 45 क्या होगा? रूट थ्री। अच्छा बच्चों भूल गए, फिर से बताते हैं। बच्चों कभी भी आपको 10 45 निकालना हो तो वो हो जाएगा साइन 45 अपॉन कॉस 45। तो बच्चों 1/√2 को जब 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। तो डेट मीन्स आप देख करके भी नहीं बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे 10 45 की वैल्यू होगी 1। उसका मतलब अब नेक्स्ट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60। तो साइन 60 कितना आएगा? साइन 60 होता है बच्चों √3/2। कॉस 60 होता है बच्चों 1/2। और 10 60 कितना होगा? रूट थ्री। √3 होगा। उसके बाद बच्चों थीटा इज इक्वल टू 90 आ जाता है। साइन 90 क्या होगा? इन्फिनिट। या साइन 90 1 होता है। कॉस 90 0 होता है। टेन 90 अनडिफाइंड होता है। चलिए बच्चों, अब हमारे पास अगर हम इतनी टेबल कंप्लीट कर चुके हैं तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेबल को कंप्लीट करना बेहद आसान होता है। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब आप हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे तो अमूमन इसमें स्टार्टिंग में कभी कभी एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और लास्ट में आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर तक का आ जाता है। चलिए बच्चों, तो 0 का रेसिप्रोकल हो गया अनडिफाइंड, 1 का रेसिप्रोकल हो गया 1, 0 का रेसिप्रोकल हो गया अनडिफाइंड। अब बच्चों सारे ही आप रेसिप्रोकल इस तरह से लिखते चले जाइए। ये बच्चों आपने सारे रेसिप्रोकल लिख दिए। तो सारे बच्चों को ध्यान देना होगा। अब आपको सारे रेसिप्रोकल्स यहाँ पे लिखने हैं, तो वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, और आप रेसिप्रोकल भी नहीं समझते हैं तो देख करके यहाँ कॉपी कर लीजिए। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो बच्चों ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। आप अभी से ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको घर पे निकाल करके प्रिंटर से इसको अपने सामने लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो 100% आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे। लगभग 10 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री गलत हो जाएगी आपकी। तो आपको ये काम करना है कि भाई आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना ही करना। ये मैंने आपकी हेडिंग भी बना दी है, सेंट्रल हेडिंग, और इस तरह से आपको उसको कंप्लीट करना है। बच्चों किसी भी हालत में किसी भी एंगल का जो साइन होता है याद रखिएगा, वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। कोई कह दे भाई साइन थीटा √3 है तो गलत है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 1.732 होती है। जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो वो √3 हो ही नहीं सकती। साइन थीटा कभी भी √2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो बच्चों आपको ये भी स्पेशली याद रखना होगा कि भैया कॉस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। इन केस अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप इनसे भी समझ सकते हैं कि आप जो जवाब दे रहे हैं शायद वो गलत भी हो सकता है। तो अगर कोई आपसे गलती से बोल दे कि कॉस थीटा √2 आ रहा है, तो आप उसको डिनाई कर दीजिए, क्योंकि कॉस थीटा अपनी वैल्यू कभी √2 ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। अच्छा, काफी सारे बच्चों को हो सकता है √2 की वैल्यू नहीं पता हो, तो मैं √2 की वैल्यू आपको बता देता हूँ। √2 की वैल्यू होती है 1.414, और √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.632। तो बच्चों आज भी अगर आप इन वैल्यूज को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, 1 से बड़ी हैं। तो बच्चों आपको ये दोनों वैल्यूज अगर 1 से बड़ी नजर आ रही हैं तो इसका मतलब साइन थीटा का भी √2 नहीं हो सकता, कॉस थीटा भी √2 या √3 नहीं हो सकता, साइन थीटा भी √2 या √3 नहीं हो सकता। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक का सारा पार्ट अभी लोग को अच्छे से क्लियर है भाई। सभी को अच्छे से क्लियर है ना? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों आपके पास यहाँ पर एक चैप्टर है, उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों सारे बच्चे अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस नाम का जो चैप्टर होगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सारे बच्चों को अपनी बुक्स ओपन करनी है, और बुक्स ओपन करके आपको हाइट एंड डिस्टेंस ये बच्चों आपको देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करिए बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस को देखना। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए बच्चों।
मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने बुक्स ओपन कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस के साथ यहाँ पर वापस कंटिन्यू करते हैं। ये आपकी बुक रह गई। पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 20 से करेंगे, बेहद आसान है क्योंकि हम लोग इसके क्वेश्चंस पहले भी काफी बार देख चुके हैं। चलिए भाई, तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका एक्सरसाइज 20 से। ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज 20। तो बच्चों मैंने एक्स्ट्रा बुक आपको दे दे रखी है, तो आप उसमें क्वेश्चन हमको पढ़ के बताइए क्या लिखा है। An electric pole is 10 meter high. If its shadow is 10 root 3 meters in length, find the elevation of the sun. इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक पोल है वो 10 मीटर हाइट है। तो बच्चों ये मैंने इलेक्ट्रिक पोल बना दिया है, उसकी हाइट जो है वो 10 मीटर है। और इसकी जो शेडो है, यहाँ पे शायद कुछ सनरेज वगैरह होंगी। सनरेज जब इस पे पड़ रही होंगी तो उसकी शेडो नीचे की तरफ जा रही होगी। तो बच्चों जब इस पोल की शेडो नीचे की तरफ जा रही है तो मान लो शेडो तो हमेशा अर्थ पे ही बनती है, तो ये इस पोल की शेडो हो गई। तो बच्चों ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक पोल, और ये हो गई उसकी शेडो। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई शेडो की लेंथ कितनी है। 10 root 3 meters. ये बच्चों लेंथ 10√3 है और पोल की लेंथ है 10 मीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो बच्चों यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों जब हम हॉरिजॉन्टल से नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये बात पहले भी आपको बताई गई है और स्कूल में भी बताई गई है कि जब हॉरिजॉन्टल से नीचे से ऊपर देखते हैं तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो स्कूल में आपके टीचर्स ने इस तरह से बना के दिखाया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस तरह से उन्होंने दो तरह के डायग्राम्स आपको बना के दिए हैं। उसको बच्चों ये कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और बच्चों जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये स्कूल के टीचर्स ने बहुत स्पेशली आपको अच्छे से लिखवा के आपकी नोटबुक में लिखवाया भी है। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बच्चों। अब बच्चों आप हमको ये जल्दी से सोच के बताइए कि भैया हमें ये थीटा निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले भी बताई है कि जहां पर आपको 90 दिखे, ये बच्चों 90 है, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होती है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बच्चों तीनों बातें आपको क्लियर है। तो आप जल्दी से हमको सोच के बताइए आपके पास क्या क्या गिवन है। बताओ बेटा क्या क्या गिवन है। पहले समझ लो, स्कूल में सब कराया गया है, बाद में देख लेना। ये क्या क्या गिवन है। Length given है, breadth given है. चलो बच्चों आप सुन नहीं पाए तो आप दोबारा सुनिए। ये बच्चों मैंने आपको बताया था जहां पे 90 होता है तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और एंगल के सामने बच्चों परपेंडिकुलर होता है, Perpendicular. और तीसरी साइड बच्चों बन जाती है बेस। तो बच्चों इसको जो कहते हैं, Base. नहीं, perpendicular और base ठीक है बच्चों given है. फिर से समझो बच्चों, आप समझ नहीं पा रहे हो। देखिए 90 जो होता है, 90 के सामने उसको कहते हैं हाइपोटेनियस कहते हैं। एंगल के सामने परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये तीसरी साइड बन जाती है बेस। तो यहां पर बच्चों ये वाली लेंथ गिवन है और ये लेंथ गिवन है, तो इस रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग, इस थीटा के अकॉर्डिंग, इस थीटा को रेफरेंस एंगल कहेंगे। तो उसके सामने ये बन जाएगी परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। और परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है। चलो बच्चों हम Sine. बता देते हैं। बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया जाता है कि जो टेन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब आपने बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज भी अभी तक सही से नहीं लगाई है। तो टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर बच्चों बन गया टेन थीटा इज परपेंडिकुलर इज 10, और बेस बच्चों आपका 10√3 है। इसका मतलब बच्चों ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया टेन थीटा जो हो गया 1/√3 हो गया। तो बच्चों अगर टेन थीटा 1/√3 है, तो 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है। अच्छा Tan आपको 30. एंगल्स याद नहीं होंगे, तो यहां से देखिए आपने बता तो लिया, हालांकि ये है बच्चों, तो 10/30 होती है।
तो उसको हम लोग लिख देंगे बच्चों टेन थर्टी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थर्टी, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इसी को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे काफी मेन चीजें होती हैं, अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। अब तो सेकंड क्वेश्चन आसानी है, या जो क्वेश्चन आप करना चाहें वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी सेकंड क्वेश्चन को ही लाइन से करते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो अभी रिकॉर्डिंग को पॉज करके पहले क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। तो बच्चों ये आपका हो गया टॉवर, ठीक है। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं टॉप ऑफ द टॉवर, और इसको हम लोग कहते हैं फुट ऑफ द टॉवर, ठीक है। तो क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर, यानी कि टॉवर के टॉप को देखा गया है किसी पॉइंट से। तो मान लो बच्चों ये पॉइंट होगा, यहीं से देखा गया है टॉवर के टॉप को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। तो बच्चों इसके फुट से कितना मीटर दूर है ये, 150 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों ये हो गया 30 डिग्री। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द टॉवर आपको निकालनी है, ये बच्चों हाइट निकालनी है। तो बताओ सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो ट्रायंगल एबीसी है, तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर सकते हैं। तो ये एंगल बी हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों बताएंगे हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करें ताकि हमारे पास हाइट निकल आए। चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कम समझ पा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में बच्चों टेन थीटा यूज कर होता है, अगर आपको बिल्कुल कम समझ में आता है तो आप टेन थीटा यूज कर लिया करिए। तो बच्चों यहाँ पर जो टेन थीटा होगा, थीटा की जगह 30 है, वो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हो गया बच्चों 150, और परपेंडिकुलर है बच्चों एच। टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 150। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा √3 h इज इक्वल टू 150, यानी यहाँ से h आ जाएगा 150 अपॉन √3। तो बच्चों √3 से इस तरह से आपने रैशनलाइज कर दिया, तो बच्चों h आ जाएगा 150 √3, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 5 जा 15 इंटू √3। तो बताओ √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.632। 1.732। तो बच्चों √3 की वैल्यू जो होती है, हमको लगा आपने याद कर ली होगी। तो बच्चों ये 1.6 नहीं होता है, ये 1.7 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करके आपको सिखा देते हैं एक बार। देखिए क्या, लीटर से हम मल्टीप्लाई जल्दी से करके दे देते हैं। 50 इंटू 1.732, 86.6। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है। क्या लिखा है, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है आराम से। पहले आपसे ट्राई करिए, हो सकता है आपसे खुद हो जाए। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्या लिखा है। लिखा है अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल
such that it just reaches the top of the wall. देखो बच्चों, a ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall. ये देखो, the foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall. चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इसमें लिखा है अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। तो बच्चों आपको लैडर तो समझ में आ रही ना, नहीं समझ में आ रही तो मैंने बना दिया, हो सकता है यही लैडर है भाई, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वॉल। ये बच्चों टॉप है वॉल का, ये फुट कहते हैं इसको। द फुट ऑफ अ लैडर इज 1.5 मीटर अवे। तो बच्चों ये लैडर का जो फुट है वो वॉल के फुट से कितना दूर है, 1.5 मीटर। एंड द लैडर इज इंक्लाइंड एन एन एंगल, लैडर जो है कितने एंगल पे झुकी हुई है, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है ये बच्चों हाइट आपको निकाल। बच्चों कैसे निकालेंगे, दिस इज यू tan 60। क्या करेंगे, tan 60, tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, √3। h हो गया 1.5 इंटू √3। ठीक है, इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो, 1.5 इंटू 1.732 मीटर। तो 1.5, तो ये बच्चों हाइट निकल करके आ जाएगी 2.598 है। इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 हो गया है तो इसमें आप 1 ऐड कर सकते हो। तो ये 2.6 मीटर भी लिख सकते हो, अभी आप तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। काफी आसान से क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपने डायग्राम्स वगैरह सही से बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और अगर आपको एंगल्स याद हैं, तो हर डायग्राम में सिर्फ आपको टेन थीटा ही याद करना है। और अगर आपने 10 वाले एंगल सही से याद कर लिए तो समझ लीजिए आपके काम हो गया, क्योंकि 1030, 1060, 1045 यही एंगल्स आप यूज कर रहे हैं लगातार। तो बच्चों 1030 होता है 1/√3, 1045 होता है 1, और 1060 होता है √3, है ना। तो बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा में रेस्ट्रिक्शन होती है कि वो -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, लेकिन बाकी किसी में नहीं होते हैं। तो tan θ 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तभी उसकी वैल्यू √3 है। चलिए बच्चों, तो बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों आपसे हो जाएगा, आप जल्दी से ट्राई करिए तो हम उसको कंप्लीट कर दें। चलिए बच्चों जल्दी से फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट करके हमको बता दीजिए। पहले बच्चों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, समय हो गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the length of a shadow of a vertical pole is equal to the height। लिखा है what is the angle of elevation of the sun when the length of a shadow। बच्चों ये पोल होता है और ये उसकी शेडो होती है। इसने क्या कह दिया कि भैया ये दोनों बराबर है, यानी कि बच्चों आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जितनी पोल की लेंथ है उतनी उसकी शेडो की लेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल है। कहने का मतलब बच्चों ये अगर एक्स है
तो ये भी एक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अच्छा बच्चों, एग्जाम में मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि ये सारा काम तभी हो रहा है जब हमारे पास ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लगाएंगे टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो बच्चों तुरंत हो गया, यहाँ पे वन आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि भैया वन को हम 1045 डिग्री लिख सकते हैं, तो थीटा आपका आ गया 45 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन था बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ के बाद बच्चों हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सारे ही क्वेश्चन बच्चों काफी आसान है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करते चले जाइए। क्या लिखा है बच्चों, पढ़िए। अ रिवर इज 60 मीटर वाइड, अ ट्री ऑफ अननोन हाइट इज ऑन वन बैंक। क्या लिखा है बच्चों, अ रिवर इज 60 मीटर वाइड, अ ट्री ऑफ अननोन हाइट इज ऑन वन बैंक। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द फुट ऑफ द ट्री ऑन द अदर बैंक इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पहले इसका बच्चों हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये जो रिवर है वो 60 मीटर वाइड है। ठीक है बच्चों, अ रिवर इज 60 मीटर वाइड, अ ट्री ऑफ अननोन हाइट इज ऑन वन बैंक। ये बच्चों ट्री हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली opposite to the foot of the tree on the other bank is 30 degree. Find the height of the tree. तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं है। भाई रिवर जो है वो 60 मीटर की उसकी विथ है। दूसरी तरफ एक ट्री है, ट्री जो है दूसरी तरफ अपोजिट बैंक में जाकर के क्या बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है, जो कि 30 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सकता है, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो tan 30 है वो हो जाएगा H/60। tan 30 हो गया बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू H/60। तो बच्चों ये हो गया √3 H इज इक्वल टू 60। तो H हो जाएगा 60/√3। तो √3 से बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 60√3/3। तो बच्चों हो गया ये 20√3। अब बच्चों यहाँ पर 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1.732 का, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये बच्चों मैंने फिफ्थ क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके अभी दिया है। काफी आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। आप भी हमारे साथ करते रहिए तो आपको आसान लगेंगे। जिन बच्चों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस काफी डिफिकल्ट लगता है उनको, अगर वो इसी लेक्चर को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने शुरुआत से ही आपको एंगल्स भी दोबारा बता दिए। जिन बच्चों के एंगल्स वगैरह छूटे हुए होंगे तो वो उन्होंने एंगल्स भी देख लिए होंगे कि उनको याद करने का मेथड क्या है। और उन एंगल्स का स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने घर में उसका प्रिंट आउट लगा लीजिए, ताकि आपको वो याद रहे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई करके हमको बताइए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों ट्राई करने का आपको मौका दे रहे हैं, करिए।
बच्चों आपने अभी तक क्वेश्चंस ट्राई कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 6, तो आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट बी ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर इज 30 डिग्री। ये देखो बच्चों, इफ द टॉवर इज 100 मीटर हाई, हाउ फार इज पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। तो बच्चों आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। मान लो ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो आपको ये पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों पी क्यू डिस्टेंस पे आपको टारगेट करना है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। तो बार बार बच्चों वही है, अगर मान लीजिए आप पढ़ाई में कमजोर भी हैं तो आपको मैंने एक ही चीज सिखा दी है कि भैया सबसे पहले टेन थीटा को आपको हर बार यूज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस बच्चों क्या है, पी क्यू हो गया। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा पी क्यू, या वैल्यूज आप पुट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। तो बच्चों जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो पी क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 100√3 मीटर्स। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। √3 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू हो गई 1.732। चलिए बच्चों, तो बच्चों स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर में भी √3 और √2 की वैल्यूज दी रहती हैं, तो आप उनको जरूर यूज करिए अगर क्वेश्चन पेपर में दे दी गई है तो। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो मैंने 1 to 6 आपको एकदम सीरियल में बिना छोड़े लगातार कराए हैं। चलिए बच्चों सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 20 डिग्री। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। क्लिफ कितना है, 92 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 92 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ, क्या पढ़ा है पढ़ो। Equation of a boy, कितना है, 20 डिग्री तो क्या बच्चों है? ये देखो यहां से देखा गया है, उस लड़के को शायद यहां से देखा गया है। जब ऊपर से नीचे देखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना है वो, 20 डिग्री। 20 डिग्री है। तो बच्चों ये 20 है तो बच्चों ये भी 20 होगा, है ना। कैलकुलेट थ्रू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ अ बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। देखो ये बच्चों बॉय की जो डिस्टेंस है वो क्लिफ के फुट से निकालनी है, यानी आपको जो अपना टारगेट करना है वो ये आंसर निकालना है ना। ये आंसर बच्चों निकालना है। अच्छा बच्चों एग्जाम में आप बता देना कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने 20 डिग्री तो बनाया ही, लेकिन आपने क्या किया, अपना दिमाग यूज किया और आपने कहा भैया ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए बच्चों मैंने ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन को नीचे डायरेक्टली 20 लिख दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जिन बच्चों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बच्चों एग्जाम में दी जाती है, जिसमें आप ये अननोन एंगल्स को यूज कर सकते हैं। और नहीं भी दी जाती है तो कैलकुलेटर भी आईसीएससी बोर्ड में अलाउड होता है। वैसे बच्चों एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स पे ही होते हैं, 30, 60, 45, 90। लेकिन 20 वगैरह अगर एंगल कोई भी आता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दे दी जाती है, तो उसमें tan 20 की वैल्यू आपको पता पड़ जाती है। फिर से बच्चों कुछ भी ना समझ में आने पर आप लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों ये वाला डायग्राम काफी सारे बच्चों का गलत हो जाता है, तो आप यहाँ पर डायग्राम्स जरूर देखिएगा कि मैंने किस तरह से उसके कहने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। ये है बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना, ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों tan 20 इज 92 अपॉन BC। तो tan 20 की वैल्यू क्या होती है बेटा। चलो बच्चों अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ देख करके। बाकी आपके पास टेबल बुक्स में गिवन है, उसको यूज करिए, उसमें लिखिए tan 20 की वैल्यू। तो
बुक में लिखा है 10 साइन। Partial tensions. Yeah. हाँ, टेंजेंट्स का मतलब होता है 10 थीटा। तो बताओ 10/22 कितना है? हाँ। 0.40. हाँ, 0.40, 0.40। बच्चों ऐसा किसी ने बताया तो हमने वही वैल्यूज रख दी है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ से आपके पास बीसी निकल आएगा 90/1020। और यदि बच्चों अगर आपको डिवाइड करने नहीं आता है तो डिवाइड करना तो बच्चों सीखना ही पड़ेगा, उसको डिवाइड करोगे तभी बच्चों आपका बीसी निकल करके आएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको डिवाइड करना भी नहीं आता, फिर भैया आईसीएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, तो वो आप यूज जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th ये सब बच्चों सेम ही क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ाई ना, तो उससे बच्चों ये ज्यादातर क्वेश्चन सब आपके हो सकते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का शायद डायग्राम भी इन्होंने बना दिया है, तो चलो डायग्राम भी यूज करके निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है? इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द टॉप ऑफ अ टॉवर क्यू आर। ठीक है। In the adjoining figure, the angle of elevation from a point P of the top of a tower QR 50 मीटर हाई। बच्चों ये 50 मीटर हाई है, इज 60 डिग्री। ठीक है। एंड दैट ऑफ टॉवर PT, एंड दैट ऑफ टॉवर PT फ्रॉम अ पॉइंट Q इज 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री वो तो पता ही है। फाइंड द हाइट ऑफ अ टॉवर PT। बच्चों PT की हाइट निकालनी है, तो हो जाएगा कौन सा बड़ा का। तो सबसे पहले बच्चों आप एक काम करो, जो गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन और गिवन हाइट है उसको यूज कर लो। यानी सबसे पहले बड़ा वाला टॉवर यूज कर लो। टॉवर कौन सा बड़ा वाला टॉवर टॉवर यूज PQR. करेंगे? तो उसका नाम है बच्चों PQR। बिल्कुल सही बताया आपने, PQR, जहां पर एंगल Q जो है बच्चों वो 90 डिग्री है। तो बच्चों इसमें यूज करेंगे tan 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस का नाम है बच्चों PQ। tan 60 की वैल्यू रख देंगे, दिस इज √3 इज इक्वल टू 50/PQ। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 50/√3। ये बच्चों आपके पास एक रिलेशन आ गया। उसके बाद बच्चों छोटा वाला ट्राइंगल यूज कर लीजिए, तो इन ट्राइंगल TPQ एंगल P जो है बच्चों वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और यहां से बच्चों tan 30 जो आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस इज PQ। tan 30 बच्चों कितना है? 1/√3। TP बच्चों पता नहीं। PQ कितना है? PQ सर वो देखो ऊपर आपने निकाला है, कितना है? 50/√3। अब बच्चों TP आपके छोटे वाले टॉवर की हाइट है, वही निकल के आ जाएगी। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो TP √3 इंटू √3 यानी कि 3TP इज इक्वल टू 50। यानी कि TP कितना आ गया? 50/3। ये बच्चों आपका आंसर निकल कर गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आपको 14th क्वेश्चन बहुत बेहद आसान लगा होगा, कि बस आपने दो ट्रायंगल्स यूज किए और दूसरा आपने TP निकाल लिया। तो क्वेश्चंस बच्चों अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको आसानी लगेंगे। बस आपको करना होता है, ट्रायंगल लेना पड़ता है, ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है, और एंगल्स आपको याद होंगे तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। तो बच्चों इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले इतने ट्राई कर लीजिए, और इसके आगे भी आपको बाकी क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर जो नहीं आते वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और अगर आपके पहले हो जाते हैं तो आप हमसे वीडियो सॉल्यूशंस भी ले सकते हैं बाकी क्वेश्चंस का। चलिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों मीटिंग यहीं पे हम एंड कर दें।